जयपुर से मुकेश माथुर हमारे साथ हैं और लक्ष्मीकांत पारिक बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और मुकेश, ब्रेक से पहले आपसे जानना चाह रहे थे, जिस तरह से अविनाश ने जिक्र किया लोकेश शर्मा का कि नहीं सुनी गई, तो क्या सिर्फ डिजाइन बॉक्स की सुनी गई और उस पीआर के चक्कर में, जो पीआर काफी चुटकुले भी चल रहे हैं कि गहलोत को सिर्फ पीआर से ही प्यार रहा? अशोक गहलोत ऐसे नेता हैं जो राजस्थान के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। राजस्थान की नब्ज उस व्यक्ति के हाथ में है और उनसे बेहतर राजस्थान की राजनीति को या राजस्थान के जनजीवन को, यहाँ के मतदाता को मैप कर सके ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं लगता कोई है। ऐसे में उनके पास एक आधुनिक एक रणनीतिकार, एक स्ट्रेटेजिस्ट आता है और वो फिर अपने तौर तरीकों में उनको ढालता है। तो अपना जो अशोक गहलोत जी का जो कोर था, वो अपने हिसाब से चीजें देखते थे, वो एकदम से शिफ्ट हुआ इस नई चीज पे। और एक लिमिट होनी चाहिए थी। आज के दौर में आप बिना रणनीतिकारों के आगे नहीं बढ़ सकते, उनकी जरूरत होती है। सोशल मीडिया का युग है और प्रचार माध्यम सारे अलग अलग होते ही हैं, लेकिन एक जो सीमा होनी चाहिए कि कितना वो करेंगे और कितना अशोक गहलोत जी अपने हाथ में रखेंगे। और संगठन जो एकदम से लुप्त प्राय हो गया था, संगठन तो आप ये मानिए आचार संहिता से पहले सरकार इतनी हावी थी, हर दिन कुछ नई योजनाएं, नई चीजें, नई ऑफरिंग, और संगठन जो था वो नेपथ्य में कहीं जाके गायब हो गया। संगठन था नहीं और एक एजेंसी थी जो सिर्फ होर्डिंग बनाती थी, जो सोशल मीडिया पे मीम्स जारी करती थी, ये सारी चीजें। तो वो एक बड़ा गैप खड़ा हो गया। एक तो ये गैप, दूसरा ये आरोप लगे, कितनी सच्चाई है कि उन्होंने एक तरह से एक दूरी बना दी। जो अशोक गहलोत जी की छवि है वो आम लोगों के बीच का व्यक्ति है, वो नेताओं के बीच रहने वाले व्यक्ति है और 24 घंटे राजनीति करते हैं, ऐसा एक उनके साथ एक टैग जुड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को ऐसा आरोप लगाया गया कि उनको अलग कर दिया गया, अलग थलग कर दिया गया। तो वो जो कनेक्ट था अशोक जी का बाकी सबके साथ, वो कम हो गया। तो इस डिजाइन बॉक्स की कहानी पूरी की पूरी ये है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये डिजाइन बॉक्स पिछले कई दिनों से, हमें तो रिजल्ट आज पता चला है, पर वो रोज की MIS जैसी वहां बनती है कि भाई किस सीट पे आज क्या स्टेटस है और कल क्या रणनीति बनानी है। तो वो कई दिनों पहले वो 70-72 पे टिके हुए थे कि 70-72 सीटें आ रही है, तो उनको पता भी था। और अब जब किसी को ये इसका अपयश मिलेगा तो सबसे पहले डिजाइन बॉक्स के नरेश अरोड़ा सबसे आगे खड़े होंगे। हालांकि प्रोफेशनल लोग हैं, वो तो आगे बढ़ जाएंगे, किसी दूसरी जगह चुनाव लड़ा रहे होंगे, पर जनता और कांग्रेस और अशोक जी के आसपास के सारे लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि पूरे फेल्योर में कहीं ना कहीं इनकी एक मुकेश, लेकिन एक बड़ी एस्टोनिशिंग बात आप बता रहे हैं कि 70-72 का आंकड़ा पहले से पता था पीआर कंपनी को, डिजाइन बॉक्स को, और फिर भी क्या मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा गया? क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार नरेश अरोड़ा का आपने नाम लिया, डिजाइन बॉक्स को लगातार बैक कर रहे थे, जबकि कांग्रेस के भीतर कहीं ना कहीं उनकी खिलाफत हो रही थी उस डिजाइन बॉक्स कंपनी की। आप बड़ी बात कह रहे हैं। 72 का जो मैं आंकड़ा बता रहा हूं, ये तो जब रिजल्ट, जब चुनाव हो गए उसके बाद की, रोज की, चुनाव के पहले की कहानी है रोज की। और वो जो डिजाइन बॉक्स ने जो अलग थलग किया वो काफी समय से हो गया। डोटासरा जी एक दिन भड़क गए थे, एक मीटिंग थी जिसमें डोटासरा जी और नरेश अरोड़ा थे और शायद जो प्रभारी है राजस्थान के वो मौजूद थे। और वहां पे डोटासरा जी ने नरेश अरोड़ा जी को बुलाया कि आप मुझे ये बताइए कि अब सरकार का काम हो गया, अब आचार संहिता लग जाएगी, अब आगे क्या स्ट्रेटेजी है, संगठन किस तरह से काम करेगा, और क्या आपकी पंचलाइन है, क्या आपकी पूरी रणनीति है, क्या योजना है, किस तरह का कैंपेन होगा। तो कहा जाता है कि उस मीटिंग में काफी उन्होंने एरोगेंस के साथ जवाब दिया और सारी चीजें हुई। अब इसकी पुष्टि कैसे हो, तो मैंने ही खुद डोटासरा जी से बात भी की थी और उनका एक इंटरव्यू किया था। उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया कि भाई अगले व्यक्ति ने ऐसा ऐसा कहा और राहुल गांधी कौन है वगैरह और सारी चीजें हुई। तो ये सारा था, तो एक एरोगेंस का एक लेवल एक था। और मुझे लगता है ये जो एक समग्र रूप में चुनाव लड़ना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं बाधा ये आ गई कि एक छोटे दायरे में एक आइसोलेटेड तरीके से चुनाव लड़ा गया। ये ऐसा सवाल है, मैं आपको सुबह से कह रखा हूं कि मेरे नजर में अभी भी वसुंधरा राजे इस लिस्ट में सबसे आगे रहेंगी। मुकेश, आपका नाम कौन आगे चल रहा है आपकी लिस्ट में? कौन आगे मुकेश जी? नहीं, बहुत मुश्किल है बताना। आज वसुंधरा राजे जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस तरह की थी जैसी मोदी जी की होती थी किसी टाइम पे, कि उन्होंने आके बहुत कुछ बोला और सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित किया, फिर नड्डा जी का और अमित शाह जी का। उसके बाद जब पत्रकारों ने सवाल पूछने शुरू किए तो उन्होंने कहा अब आपको ऑफ द रिकॉर्ड बात करनी है तो कैमरे बंद कर दीजिए। बिल्कुल, वो हमने सुना, बंद नहीं हुए।
कैमरे बंद नहीं हुए तो फिर उन्होंने कहा अरे इनको चाय पिलाई। मतलब वो तो वो खुद तो कुछ कहना ही नहीं चाहती। जी। और जो अविनाश जी जो कह रहे हैं कि वो कुशन नहीं है अभी और उनको ऐसे किसी व्यक्ति को बनाना पड़ेगा, वसुंधरा जी को इग्नोर नहीं कर पाएंगे वगैरह। पर मुझे क्या लगता है कि पिछले 9 साल में, जब से मोदी जी की सरकार है, दूसरा टेन्योर है ये, 9 साल में मैंने नहीं देखा बीजेपी में किसी ने विद्रोह किया हो। जी। कांग्रेस में बड़ा तात्कालिक चीजों पे हो जाता है। अशोक गहलोत जी ने 5 साल सरकार चलाई और राहुल गांधी जी पिक्चर से गायब थे, आला कमान को बहुत पूछा नहीं जा रहा था, अपने फैसले खुद किए जाते थे वगैरह। और उन्होंने वो जो एक बदलना था चेहरा, जिस दिन बदलना था उस दिन एक विद्रोह हुआ। बीजेपी में 9 साल में आपको याद हो तो बताइए, मुझे याद नहीं कोई विद्रोह हुआ हो। आज जो लार्जर देन लाइफ जो उनकी जो पूरी शख्सियत बनी है मोदी जी की, और जो पूरा ओरा आभा मंडल है, उसमें मुझे नहीं लगता कि आपने किसी को सीएम नहीं बनाया तो वो अगले दिन अपने लोगों को ले जाके और बाड़े में खड़ा हो जाएगा और सब बार्गेनिंग शुरू हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कर पाएगा। तो वो जी। सीटें चाहे 115 है, 105 आए, तय दिल्ली से ही होगा। जी। मुकेश, 2 सवाल है मेरे छोटे, आप ही के जवाब से निकल आए हैं। आपने कहा कि पिछले 9 साढ़े 9 साल में कभी विद्रोह देखने को नहीं मिला, लेकिन एक चीज और नहीं देखने को मिली कि सब जगह मोदी राज आने के बाद, जब से अमित शाह और मोदी ने कमान संभाली बीजेपी की दिल्ली में, सब राज्यों में चेहरे बदल दिए गए हैं। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसमें 20 साल से एक बड़ा चेहरा नहीं बदला जा रहा है। क्या बीजेपी उस स्ट्रेटजी को अपना सकती है कि राजस्थान में भी टाइम है कहीं ना कहीं एक फेस को सेट करने का, जो अगले 10-15 सालों की स्ट्रेटजी बीजेपी लगातार कह रही थी चुनाव में कि कांग्रेस को परमानेंट डिलीट कर देंगे? तो क्या यही वो स्ट्रेटजी है जिसके तहत कभी बालकनाथ का नाम आता है, कभी गजेंद्र सिंह शेखावत का, या फिर योगी मॉडल? बालकनाथ, मैं बिल्कुल इस बात में बिल्कुल आपके साथ हूं। भाजपा कांग्रेस की तरह तात्कालिक फैसले नहीं करती कि अभी किसको बनाना है जी। वहां पे लंबी बात चलती है, लंबा उनकी योजनाएं बनती है और उस हिसाब से चीजें तय होती है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई चेहरा लाया जाएगा जो 1 नहीं 2 नहीं 3 टर्म तक राजस्थान को स्थिरता दे और भाजपा की जड़ें यहाँ पे मजबूत करे। यूपी में इन्होंने किया, वैसा ही यहाँ पे कुछ करेंगे जी। मुकेश जी कुछ कह रहे हैं, लक्ष्मीकांत जी। मैं यही कह रहा था लक्ष्मीकांत जी, ऐसा तो बिल्कुल मत कहिए कि विधायक दल बैठ के तय करेगा। दिल्ली से नाम आएगा, ये तो सबको क्लियर है। आप भी बोल दीजिए बात। बिल्कुल। ये पता नहीं अब आप लोग क्या सोच सकते हैं। मैं इसी तो मानना है कि देखिए विधायक दल बना है, आज विधायक बैठक होगी, कल विधायक बैठक के बाद इस बात को तय हो पाएगा कौन नेता होगा। अब आप चाहें कि विधायक दल की बैठक हाथों हाथ हो जाए, विधायक दल का नेता का चयन होकर आपके सबके नाम आ जाए, तो कुछ समय तो दीजिए। जब आपने हमको 5 साल चलिए, आप घुमा फिरा के हम कितना भी आपसे कुछ निकलवाने की कोशिश करें, लक्ष्मीकांत जी निकलने वाला नहीं है कुछ। लेकिन मुकेश, जो बात लक्ष्मीकांत जी कर रहे हैं, हम उनसे जो बातें निकालने की कोशिश करें, नाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम कामयाब नहीं हो पा रहे। लेकिन ये भी हकीकत है कि लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। 3 बड़े जो नॉर्थ के राज्य हैं वहां पर बीजेपी को आज भारी जीत मिली है। तो तीनों ही जो नाम हैं, चाहे वो राजस्थान के हों या फिर मध्य प्रदेश के या छत्तीसगढ़ के, क्या वो ऑब्वियस चॉइसेस होंगे या उनको दरकिनार इस वक्त केंद्रीय नेतृत्व कर सकता है? तो वसुंधरा राजे की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनको इग्नोर भी तो नहीं किया जा सकता। वो बात ठीक है। 2 दिन से एक नाम और चल रहा था, ओम माथुर जी का। उनको जो उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई, Z थी अब Z+ सिक्योरिटी कर दी गई। तो कहा गया कि अचानक रिजल्ट आने के बाद या एग्जिट पोल आने के बाद ऐसा क्यों हुआ, तो एक नाम उनका चल गया। आज बालकनाथ दिल्ली गए तो कहा कि उनको दिल्ली बुलाया है, तलब किया है, तो ऐसा है क्या कि उनको वो किया जाएगा। और ये एक नैरेटिव तो चलता ही है कि भाई भाजपा की नजर में विधानसभा से ज्यादा महत्वपूर्ण 25 लोकसभा की सीटें हैं राजस्थान में, और उसके हिसाब से चेहरा तय करेंगे वगैरह। तो जैसे एक बात ये चली कि राजपूत किसी चेहरे को शायद ना लाया जाए, जाट बेल्ट में कोई नाराजगी ना हो जाए, इसलिए शेखावटी हरियाणा वगैरह, तो ऐसी कई सारी चीजें चलती है। और फिर ऐसा व्यक्ति हो जो 25 सीटों को लेकर आगे बढ़े और निकाल ले। पर मुझे क्या लगता है कि भाजपा में काम अब होता है पूरी तरह कॉर्पोरेट स्टाइल में, और वो किसी भी समीकरण को कभी मानकर इस तरह से कहते हैं, बेंचमार्क बना लेते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन अगले पल वो उसको पलट भी देते हैं। हो सकता है भाजपा ये करे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, राजस्थान में हम अपने मोदी जी के चेहरे से जीतेंगे, हमारे कामकाज से जीतेंगे, चेहरा ऐसा लाएंगे जो 3 टर्म तक राजस्थान में जड़ें जमा सके। तो वो जो है कि लोकसभा सीटों के को देखते हुए चीजें तय होगी, उसमें भी मेरा ये सबमिशन है।
सिविल लाइंस की बात हो, हवा महल की बात हो, सांगनेर की बात हो, भले ही सतीश पूनिया एक बड़ा चौंकाने वाला नाम रहे जो हार गए, लेकिन जो चेहरे बदले गए वो सीटें बचा ली हैं बीजेपी ने जयपुर में। हाँ, जैसे सांगानेर जो है वो यूं तो भाजपा की पारंपरिक सीट है, लेकिन चेहरा बदलना और भजनलाल को लाना, शायद भजनलाल कहीं और किसी सीट से टिकट मांग रहे थे, उनको यहाँ दिया गया। तो शुरू में लगा कि जयपुर में जो टिकटों का वितरण हुआ है वो बड़ा असंगत सा हुआ है, ठीक नहीं हुआ है, लेकिन शायद वो क्लिक कर गया और सारी इस पूरे जो जी। प्रदेश में जो शायद एक मूवमेंट चल रहा था या अंडर करंट चल रहा था, जो भी कहें, उसके परिणाम में जयपुर में इन्होंने अच्छी खासी सफलता हासिल कर ली। पर अभी जो बात कर रहे थे हम कि क्या भाजपा ने ऐसे क्या इंजीनियरिंग की, ऐसे क्या एफर्ट किए, क्या प्रयास किए कि उन्होंने राजस्थान फतेह कर लिया, तो उसमें मुझे अभी भी लगता है कि ये भाजपा की जीत तो है, लेकिन भाजपा की जीत से कहीं ज्यादा ये अशोक गहलोत सरकार की हार है। और आप ये कह जो रहे हैं कि कांग्रेस ने नकारात्मकता, सेल्फ गोल किया है, ये खबर है। हाँ, तो मतलब जो नकारात्मकता पिछले कई सालों में जो उपजी थी, उसको भाजपा ने थोड़ा सा पुश किया। जैसे वो भाजपा और कुछ नहीं करती थी, उनके जो बयान जो दिए हुए होते थे पुराने, उनको उन्होंने खूब आगे बढ़ाया। जैसे कि मर्दों का प्रदेश है ना, हड्डियां छही टूटी। हालांकि उस व्यक्ति को जिसकी हड्डियां तोड़ी थी मलिंगा को भाजपा ने ही फिर टिकट दे दिया। लेकिन ये जो सारी चीजें, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती, और ये जो सारे जुमले थे जो अशोक गहलोत जी ने कहा, उनके मंत्रियों ने कहा, नाकारा निकम्मा, इन चीजों को आगे लेके बीजेपी गई। लेकिन उससे ज्यादा नकारात्मकता कांग्रेस की जो सरकार की अलग अलग तरह की थी, जैसे सारे विधायक और मंत्रियों के खिलाफ जो नाराजगी थी, उनके कारण ज्यादा ये सत्ता परिवर्तन हुआ है, बजाय भाजपा के बहुत ही अलग आउट ऑफ द बॉक्स कोई एफर्ट हो उसके बजाय। भाजपा जो करती है वो अपने बेसिक्स पे टिकी रही। जैसे वो बूथ टू बूथ जिस तरह से वो एड्रेस करती है, कि जो पन्ना प्रमुख और ये सारी जो वो करती है इंजीनियरिंग चुनाव के दिन की, वो उन्होंने की। और जो उनका पूरा मैकेनिज्म है, जो अभी अविनाश जी कह रहे थे कि ये तो एक मशीन है चुनाव जीतने वाली, वो वर्क करती है, उस तरह से उन्होंने किया। लेकिन राजस्थान में इनको बहुत कोई अलग कोई नैरेटिव लाना पड़ा हो, बहुत कुछ अलग प्रयास करना पड़ा हो। जानना चाहूंगा मुकेश, आप भी काफी बारीकी से राजस्थान की सियासत को समझते हैं। कुछ इलेक्शंस, 3-4 इलेक्शंस मैंने भी कवर किए राजस्थान में। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जो पेंडुलम स्टेट बीजेपी को कहा है, जो सिकता रिवॉल्विंग डोर ऑफ पॉलिटिक्स चलती रही है राजस्थान में 5 साल के लिए। मौजूदा जो रिजल्ट है, आज का जो रिजल्ट है मुकेश, ये कांग्रेस को ठीक 30 साल पहले ले जाता है। 1993 का दौर याद करें, करीब 75-76 कांग्रेस के पास थी। हालांकि बीच में कांग्रेस इससे नीचे रही। 2013 में 21 पर चलेगी। 2018 में 8 में जो 2013 का चुनाव था वो 21, और 2003 में 56 सीटें उसके पास आई थी। लेकिन बीजेपी की जब बात करें मुकेश, जब बीजेपी सत्ता में लौटती है तो बड़े कंफर्टेबली वो सत्ता में लौट जाती है। तीसरी बार बीजेपी पिछले 20 सालों की बात करें सत्ता में आई, और फुल मेजॉरिटी के साथ में बीजेपी आती है। लेकिन कांग्रेस जब लूज करती है तो बहुत नीचे जाती है, या फिर पुराने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड के पास चली जाती है। फिर से उसे सत्ता में लौटने के लिए बड़ा जोर लगाना पड़ता है। मसलन अगर बात करें तो 2018 में जब कांग्रेस लौटी तो करीब 6.5% का उसे स्विंग करना पड़ा था, तब वो जाकर सत्ता में आई। बीजेपी के पास सिर्फ 2-2.5% में काम हो जाता है। बीजेपी का जो कंसोलिडेटेड, जो कार्डर बेस्ड पार्टी बन पाई है, जो गांव और शहरों की हम बात कर रहे थे, पहले उल्टा होता था राजस्थान में कि कांग्रेस गांव की पार्टी मानी जाती थी। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में बीजेपी ने काफी एनरोड्स कर लिया है। इस स्टेट जो मौजूदा सीट्स शेयर और सीट्स के जो होल्डिंग है, फिलहाल बीजेपी 115 है और पिछले चुनाव में 73। तो मोटे तौर पर यह इंप्रेशन तो है कि बीजेपी का एक बड़ा जनाधार इस वक्त पर राजस्थान जैसे स्टेट में हो गया है, और 70-75 के नीचे बीजेपी हारने के बावजूद नहीं जाती है, और सरकार में लौटती है तो बड़ा 2-2.5% के स्विंग से फुल मेजॉरिटी में आ जाती है। हाँ, तो लेकिन इस बार आप 115 पे अटक गए। और मुझे क्या लगता है कि कांग्रेस ने जो पिछले 5 साल में शासन चलाया, उसको अगर ढंग से बीजेपी अगर स्ट्रक्चर्ड तरीके से 5 साल में उसकी कमियां जनता तक लेकर जाती, उस गुस्से को जनता के पास लेकर जाती। जैसे पेपर लीक कितना बड़ा इशू था। अशोक गहलोत कह चुके हैं कि एक बार कर्मचारियों ने मुझे हरवाया था क्योंकि उनको बड़ा गुस्सा था। उन कर्मचारियों के उस गुस्से से कहीं ज्यादा गुस्सा अभी युवाओं में था। बहुत सारे पेपर लीक, नौकरियों का अटक जाना, अलग अलग कारण थे। उसको भाजपा कितना भुना पाई, उस गुस्से को कितना चैनलाइज कर पाई, कितना प्लेटफॉर्म दे पाई। इसी तरह से दूसरे जो मुद्दे थे उनको भाजपा कितना कर पाई।
तो 5 साल में कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रयास नहीं हुआ कि जिससे आप अटैक कर सको अशोक गहलोत सरकार पर। अदरवाइज, और दूसरा जो कारण था कि दोनों पार्टियों में अहम जो थे, ईगो जो थे, वो जीत से कहीं बड़े हो गए। मतलब बीजेपी ने, चलिए प्रयोग किया, इसको प्रयोग मान लेते हैं या कुछ माने, राजस्थान में एक चेहरा नहीं रखना। पहली बार ऐसा किया कि भाई मोदी के चेहरे से, राष्ट्रीय चेहरे से आप चुनाव लड़ रहे हैं। एक चेहरा राजस्थान में होता ही आया है, परंपरा रही है, वो नहीं था। तो ये जो सारी चीजें हैं कि कांग्रेस सरकार की विफलताओं को आपने कितना केश किया, एनकेश किया, और दूसरा आपने जो चेहरे से एक बचते रहे और आपने एक नया प्रयोग किया, उसके कारण मुझे लगता है 115 पे अटक गए। अगर आप इन दोनों चीजों को स्वीकारते, वसुंधरा जी को आप लेके चलते शुरू से, और आप तरीके से राजस्थान में काम करते, तो मुझे लगता है हमेशा की तरह 130 के आसपास जाते। पर ये नहीं हुआ। मैं जो कह रहा हूं, अहम दोनों पार्टियों में कैसे हावी था अपनी पार्टी जी पे। मुकेश, लक्ष्मीकांत जी सुन रहे हैं आपके इस एनालिसिस को, उनसे सीधे पूछते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर प्रोजेक्ट कर कर आप लोग बढ़ते तो 115 से कहीं आगे बीजेपी को बढ़त मिली होती आज के दिन। लक्ष्मीकांत जी, देखिए, वसुंधरा जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की स्वाभाविक लीडर है। राजस्थान में उनके नेतृत्व में 51 से अधिक रैलियां की है। तो आप ये कहते हैं वसुंधरा जी आगे लेके, वसुंधरा जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता थी, उन्हीं के साथ चुनाव लड़ रहे थे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी का चेहरा है। मोदी जी के चेहरे पर हम इस समय देश के प्रधानमंत्री, उनके चेहरे को लेकर चुनाव लड़ रहे थे, और जो जीत मिली है, आपका आकलन उसको लेकर गलत हो सकता है, मेरा आकलन भी उसको लेकर गलत हो सकता है, लेकिन सीधे तौर पर मेरा मानना है कि जीत मोदी जी पर जनता के विश्वास की जीत है। आप लोगों को मुद्दे भी मिल रहे थे, जो बात मुकेश करें, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे। कांग्रेस ने तो, कांग्रेस का अपना नेतृत्व, सचिन पायलट पेपर लीक को लेकर मोर्चा संभाल रहे थे अशोक गहलोत के खिलाफ। जो काम बीजेपी को करना था, कांग्रेस के अपने नेता गहलोत के खिलाफ कर रहे थे। ये मुद्दे आप लोग भी उठा सकते थे, और बीजेपी की तरफ से एक तरह से चुप्पी थी पिछले सालों में। एक तरह से मुझे लगता है लक्ष्मीकांत जी, सचिन पायलट आपके लिए काम कर रहे थे जी, इसीलिए आप राजेश पायलट की याद दिला रहे थे कांग्रेस को। परिणति की भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। मैं इसी तरह मानना है कि जनाक्रोश यात्राओं, परिवर्तन यात्राओं, अन्य यात्राओं, सभी यात्राओं के माध्यम से वे समय समय पर, चाहे कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा हो, या जयपुर का प्रदर्शन करना पड़ा हो, या जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा हो, महिलाओं की अस्मिता जब अत्याचार हो, भारतीय जनता पार्टी बोली है। जब पेपर लीक हो, भारतीय जनता पार्टी बोली है। जिस जोर शोर से सचिन पायलट ने इस मुद्दे को लेकर चुनौती दी थी, आप लोग इससे कहीं ज्यादा कर सकते थे। वो तो पार्टी के अंदर रहकर विरोध जता रहे थे, आप लोग तो विपक्ष थे। आप लोगों को तो सड़क पर निकल आना चाहिए था इस पूरे मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री को घेरने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सड़क का रुख किया है। जब जब विपक्ष में रही और सत्ता पक्ष में गलती की है, सड़क पर आकर भारतीय जनता पार्टी पूरा विरोध किया है। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, सेक्रेटरी पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, या परिवर्तन यात्रा नहीं, लेकिन जब सड़कों पर आप राजनीति कर रहे थे तो आपका डिवाइड हाउस था। मुझे याद है सचिवालय का जब घेराव हुआ था तो वसुंधरा राजे उसमें सिकता, जो मुझे याद है, जो रथ लेकर आप पहुंचे थे, गाड़ी लेकर, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया जैसे तमाम नाम थे, लेकिन वसुंधरा राजे उस वक्त मौजूद नहीं थी।